Good morning, students. Today I will start History section, Chapter 4, The Making of a Global World, जिसमें हम पार्ट 11 आज इसका स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जो है डील करती है सारे इकोनॉमिक जो कंडीशंस जो फेल हो जाती है उसको आगे प्रोग्रेस में लाने के लिए सारे कंट्रीज़ को ये हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आज हम दोबारा से इसी को स्टार्ट करते हैं द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में। ठीक है, द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड growth of trade and incomes for the western industrial nations and Japan। जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था उसने स्टार्ट करा एक ऐसा युग जिसमें पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो कि ग्रोथ हुई ट्रेड और इनकम जो बढ़ी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान में। इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं हो पाई थी। World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%। ये वर्ल्ड ट्रेड जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती गई और 8% 1950 में 1970 में एंड इनकम जो है वो नियरली 5% जो है वो ग्रोथ होती गई। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी। ये ग्रोथ वॉर ऑल्सो मोस्टली स्टेबल, और ये जो ग्रोथ थी वो स्टेबल थी, स्थिरता थी उसमें, विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, कोई अप एंड डाउन नहीं था। ठीक है, फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। मोस्टली जो आपके इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी कम हो चुका था। These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced industrial countries। इस समय जो है ये सभी लोग जो है इस जो स्प्रेड हो रही थी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें सभी लोग आगे इस दौड़ में भागना चाह रहे थे ताकि वो सब चीज़ें ये एडवांसमेंट जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ वो लोग सब लोग जो है उनके साथ ले सकें। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इम्पोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी पैसा ज़्यादा लगाना चाहते हैं इसमें और इम्पोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट को, इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी लगवाते हैं ताकि वो फीचर कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो वो सेटअप कर सके। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आपकी डीकोलोनाइजेशन एंड द इंडिपेंडेंस। और जैसे ही आपके कॉलोनियल रूल ख़त्म होता है उसके बाद जो इंडिपेंडेंस आपको मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग असर पड़ता है। When the Second World War ended, large parts of the world were still under European colonial rule। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो ज़्यादा पर जो है आपके यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर में कंट्रीज़ होते हैं। बड़ा हिस्सा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में से लार्ज पार्ट्स जो हैं वो इसके अंडर में होते हैं यूरोपियन कॉलोनियल रूल के। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज फ्री। लेकिन 2 दशकों बाद जो है बहुत सारे जो एशिया और अफ्रीका जो है उसमें से यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग यहाँ से कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। जैसे कि आपके 2 डिकेड्स या 2 दशकों के बाद जो मोस्ट कॉलोनीज़ जो थी एशिया और अफ्रीका की वो लोग कंट्रीज़ वहाँ के फ्री हो जाते हैं इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में। दे वर हाउएवर ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था गरीबी का और उनके वहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत कम थे क्योंकि युद्ध था। युद्ध के जस्ट बाद आपके हमने इससे पहले वाले पोर्शन में पढ़ा था कि कैसे वॉर के बाद जो कंडीशंस इतनी नाजुक हो जाती है जिसमें आपके इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल, सोशल सारी ही कंडीशंस जो है बिल्कुल बैक चली जाती है। तो इन सब चीज़ों का असर यहाँ पड़ता है कि ओवरबर्डन जो है वो पॉवर्टी का हो जाता है, गरीबी में बहुत ज़्यादा वो और बढ़ती जाती है वहाँ पे, और जो वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी बहुत कमी होती है और उनकी इकनॉमीज़ और सोसाइटीज़ जो है वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाती है जब उनके वहाँ पे कॉलोनियल जो लॉन्ग पीरियड तक जो रूल रहता है उसकी वजह से। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ की कंडीशन भी देखिए, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ थे तो हमारे भी सब इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटी जो सब चीज़ें जो है ख़त्म
हो चुकी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके इसमें दिया गया है, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक दो संस्थाएं थी जो फाइनेंशियल नीड्स जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज की वो फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। दे वर नॉट इक्विप्ड टू कॉप अप विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज। जो आगे देश थे बढ़े हुए वहाँ पे जो है उसमें ये जो इक्विप यानी ये इन चैलेंज को जो है फेस नहीं कर पाया जहाँ पे गरीबी है उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जापान और यूरोप जो है रैपिडली जो है तेज़ी से अपने रिबिल्ड कर लेते हैं, इकोनॉमीज को वो आगे बढ़ा लेते हैं। दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF और वर्ल्ड बैंक पे वो इतना निर्भर नहीं रहते हैं। दस फ्रॉम लेट 1950s द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बिगैन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए ये फॉर्मर कॉलोनीज से हट करके और ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो IMF और वर्ल्ड बैंक है जो दोनों ही संस्थाएं हैं उनका अटेंशन जो है शिफ्ट हो चुका था डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ। ठीक है, तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा हेल्प करने लगेंगे, इनका अटेंशन इसकी तरफ जाता है। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स के अंडर में थे बहुत सारे डेवलप्ड रीजन्स के वर्ल्ड में देखें तो। ना आयरॉनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट countries facing urgent pressures to lift their population out of poverty। अब जो है इन इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे जो कंट्रीज थे उनके ऊपर अर्जेंट प्रेशर था कि वो अपनी जो पॉपुलेशन उनको इस गरीबी से बाहर निकाल सके और दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उनको गाइडेंस देती हैं और ताकि ये जो कॉलोनियल पावर्स है उनसे जो है वो बाहर निकल सके। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डिकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेज। अभी भी ये जो कॉलोनियल पावर्स थी उनका डिकोलोनाइजेशन होने के बावजूद बहुत सारे एरियाज़ पे इनके रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स और लैंड पर उनका अधिकार था इन कॉलोनीज़ पे। इसमें सबसे बड़े पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में फॉर एग्जांपल हम देखें अमेरिका जो कि ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। सस्ते दरों पे जो है अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था, अपने सिक्योर करना चाहता था राइट्स को और एक्सप्लॉइटेशन करता था इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सस्ते दर पे मिल जाते। इन सब का विरोध करने के लिए जो है वो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, तो उनका जो है एक ग्रुप बना जिसमें हम उसकी बात कर रहे हैं तो G77 की। ठीक है, एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट benefit from the fast growth the western economies experienced in 1950s and 60s में जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जितना बेनिफिट मिलता है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं मिल पाता है। देयरफॉर इसी पर्पज़ से वो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 77 या G77 टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO। ठीक है, तो नेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको लागू करवाने के लिए एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर उन्होंने स्टार्ट करा, एक ग्रुप बना इसके लिए। बाय द NIEO दे मीन द सिस्टम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसका आप लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो दे मीन द सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। इससे उनका ऐसे सिस्टम से मतलब है दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल, जैसे उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका रियल कंट्रोल हो, मोर डेवलपमेंट वो असिस्टेंस मिल सके, फेयर प्राइस उनको रॉ मटेरियल की मिल सके और वो बेटर एक्सेस कर सके उनके खुद के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो मार्केट्स है उनमें। यानी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ये अधिकार मिले और ये कंट्रोल मिले ताकि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना मार्केट में प्लेस बना सके। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एंड ऑफ ब्रिटन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम था उसका ख़त्म हो जाता है वो सिस्टम और उसके ख़त्म होने के जस्ट बाद ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ द स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वॉज वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। स्टेबिलिटी आ गई, उसके बावजूद रैपिड ग्रोथ होने के बावजूद जो है सब कुछ चीज़ें सही नहीं थी, अच्छी
कंडीशन बनी थी। अगर हम 1960s की बात करें, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो अमेरिका की थी उसमें भी वीकनेस आ जाती है और जो यूएस डॉलर की जो स्थिति थी वो भी बिल्कुल डाउन हो जाती, जो कॉन्फिडेंस पहले था उसमें प्रिंसिपल करेंसी के रूप में वर्ल्ड में, वो अब नहीं रहा ज़्यादा समय तक, ठीक है। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेटेड टू गोल्ड, वो जो पहले था कि वो गोल्ड के बराबर जो वैल्यू थी वो अब नहीं रह चुकी थी, ठीक है। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंजेस rates and the introduction of a system of floating exchange rates. Floating exchange rates वो होती हैं, these rates fluctuate depending on demand and supply of currency in foreign exchange markets में जो जितनी भी डिमांड होते हैं उसमें जो एक्सचेंज होती है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करती है। इन प्रिंसिपल विदाउट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ही बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हो गई थी स्टार्टिंग, जिसमें आप आसानी से व्यापार एक्सचेंज कर सके। तो पहले जो था कि गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करेगी, लेकिन अब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी जिसमें इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द मिड 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इम्पॉर्टेंट वेज। 1970s के बाद जो है वहाँ पे आपके फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो भी चेंज हो जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। पहले जो था ऐसी व्यवस्था थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो जा सकते हैं आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए के पास ताकि वो लोन ले सके, डेवलपमेंट असिस्टेंस उनसे ले सकती हैं। बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से वो बोरो कर सकते हैं। अभी वो वेस्टर्न कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनसे भी वो बोरो कर सकते हैं। दिस लेड टू पीरियडिक डेब्ट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे डेब्टनेस और क्राइसिस जो है बढ़ चुका था, क्योंकि पहले था कि लोग जो है बोरो करते थे आईएमएफ और इन संस्थाओं से, इनसे असिस्टेंस मिलते थे, इनसे सहायता उनको मिलती थी, लेकिन अब ये इनकी तरफ जाने लगे कमर्शियल बैंक्स, और इसकी वजह से और प्राइवेट लैंडिंग जो वो इंस्टीट्यूशन से कर रहे थे तो उससे उनके और कर्जदार वो बन जाते हैं और इस डेवलपिंग वर्ल्ड में वो उनकी लोअर इनकम और हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है उनकी गरीबी में, जैसे कि आपके स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। क्लियर? तो ये कंडीशंस है कि अभी भी बेटर नहीं थी, जैसे अमेरिका के हमने पढ़ा था अभी, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी हमने पढ़ा कि और गरीबी बढ़ रही थी। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैन बिगेन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970s की अगर हम बात करें तो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो और था और रिमेन हाई अनटिल द अर्ली 1990s तक अभी भी यह हाई था। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operations to low-wage Asian countries. 1970s से जो है ये MNC कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो शिफ्ट करती है अपना प्रोडक्शन ऑपरेशंस लो वेज जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे ये सेटअप करती हैं। चाइना जो है उसका कट ऑफ हो जाता है पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड इकनॉमी में होता है उसमें, सिंस इट्स रिवॉल्यूशन इन 1949 में जब वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना and the collapse of Soviet Union and Soviet style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy। और दोबारा से जो है जैसे ही चाइना में ये हुआ कोलैप्स हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो डाउन हो चुकी थी, नई जो व्यवस्थाएं शुरू हुई, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई चाइना में, और उसके बाद जो सोवियत यूनियन का जो कटा हुआ उसमें से, और जब वो और जो है टुकड़ों में बटा, उसके बाद कम्युनलिज्म जो वहाँ पे आया, कम्युनिज्म वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में भी हुआ, स्टाइल सोवियत स्टाइल वहाँ पे स्टार्ट हुआ, उससे बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वापस पीछे हो चुके थे वर्ल्ड इकनॉमी में। यानी वर्ल्ड में अगर किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती है और उसका असर जो है सभी इकोनॉमिक फील्ड में उनके दिखता है। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना, वहाँ पे वेजेस जो है तनख्वाह उनकी कम थी, दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसीज। और जब
उनको पैसा कम देना पड़ता है इन वर्कर्स को, तो ऐसे कंट्रीज़ जो है एमएनसी कंट्रीज़ ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगाती हैं ताकि वो कैप्चर कर सके वर्ल्ड मार्केट्स को। अगर आप देखें तो टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, टॉयज़ और ये सब चीज़ें जो हैं आपके देखते हैं कि शॉप्स के जो देखने को मिलती है वो चाइना के बने हुए होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनीज़ इकनॉमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स लो वेजेस। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे कम जो है उसकी दर होती है, और चाइनीज़ इकनॉमी में अगर हम देखें तो, और ये इम्पोर्टेंटली वहाँ पे लो वेजेस की वजह से होता है, और जो भी चीज़ बनती है वो सस्ती दरों पे वहाँ पे बन जाती है। इस वजह से ये सब चीज़ें सस्ती होती हैं चाइना की, और एमएनसीज जो है इन सब चीज़ों का वर्ल्ड मार्केट में इनका फ़ायदा उठाती है, और उनका अट्रैक्शन जो होता है, डेस्टिनेशन जो होता है, वो इन्वेस्टमेंट इन्हीं कंट्रीज़ पे ज़्यादा करती हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आपका है ये द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। ये जो आपके कंट्रीज जा रहे इसका कारण था ये एमएनसी कंपनीज। तो ये जो कंट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो वहाँ पर सेटअप की जा रही थी, और ये स्टिमुलेट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो व्यापार था, ट्रेड था, उसको स्टिमुलेट करती है और आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और कैपिटल का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, तो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती जाती है बेटर। इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक जोग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म एज कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। और 2 दशकों में अगर देखें तो, अगर इकोनॉमिक जोग्राफी अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे कि जैसे चेंजेस जो आए हैं किन किन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील, ठीक है, हैव अंडरगोन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इन कंट्रीज़ में, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील में रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है आपके डिकोलोनाइजेशन होता है, और उसके बावजूद क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती हैं। किस तरीके से जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टार्टिंग होती है और एंड हो जाता है आपके ब्रेटन वुड्स का। ठीक है, अब लोग जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यानी ये एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सेटअप की जाती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रैपिड इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से ये प्रोग्रेस करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सबके बारे में पढ़ा, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और युद्ध के बाद और युद्ध के पहले की कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ये चैप्टर भी आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके नोट्स आप लोग बना लीजिए और भेज दीजिए, और लर्न करना शुरू कर दीजिए तब को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।